Hey, hi chartered, hope so you're all doing great. In the previous video, we laid down the groundwork by giving you the basic understanding of what arbitrage is all about. Now it's time to take up a notch. In this video, we will be tackling the real questions from the ICAI's module relating to arbitrage. Without wasting any time, let's get started. तो ये क्वेश्चन है illustration number 6 from your ICAI module, right? This question states that first of all, let's read the question. और क्वेश्चन की रीडिंग कैसे होती है? We take the reverse reading. By reverse reading we mean we first of all take a look at the requirement, and as per the requirement we need to compute how arbitrage process will be carried on. Okay, so the question states that there are two companies, namely N Limited and M Limited. They are having a same EBIT, that is earnings before interest and tax. What is the other name for EBIT? It's operating income or operating profit. That's great. And this EBIT amounts to rupees 20,000. Okay, so as stated in the question, M Limited is a levered company having a debt of rupees 1 lakh. So M Limited, there are two companies, M and N. M is a levered company. By levered company we mean इनके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का कंपोनेंट है, चाहे बहुत थोड़ा है, बट येस देयर इज़ अ डेट कंपोनेंट इन देयर कैपिटल स्ट्रक्चर. और कितना है डेट? दे आर हैविंग अ डेट वर्थ रुपीज़ 1 लाख. तो क्या ये डी हो सकता है? येस, इट इज़ डी. एंड व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ डेट? के डी. के डी अमाउंट्स टू 7%. ठीक है ना. इंटरेस्ट रेट इज़ नथिंग बट द के डी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट टू द कंपनी, राइट? दैट्स ग्रेट. देन हमारे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. एज फार एज एन लिमिटेड इज़ कंसर्न, cost of equity is 10%, and as far as M Limited is concerned, the cost of equity is 11.5%. तो किसी के मन में ये बात आई कि कंपनीज दोनों सेम बिजनेस रिस्क क्लास की हैं. आई होप सबको पता है, MM हाइपोथेसिस के अंदर हमने पढ़ा था, ठीक है ना, और उस बेसिस पे उनकी ग्रुपिंग करी गई है. देन हमारे को बताया गया दैट जो कंपनी M Limited है, सिंस इट इज़ अ लीवर्ड कंपनी, उसका रिस्क कैसा रिस्क? फाइनेंशियल रिस्क इट इज़ हायर देन द एन लिमिटेड. ये खुद इम्प्लिसिट है बातें, इनको हमारे को प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. क्या किसी के मन में आई बात कि के ई ऑफ एन लिमिटेड इज़ 10% वेयर इज़ एम लिमिटेड का के ई इज़ 11.5%? ऐसा क्यों है? एन लिमिटेड का के ई इज़ लोअर देन एम लिमिटेड. वाई? तो ये है जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीज़न, एंड दैट इज़ द फाइनेंशियल रिस्क. बाय फाइनेंशियल रिस्क में मीन कि रिस्क टू द शेयर होल्डर्स. कैसा रिस्क? क्या उनको पैसे मिलेंगे? क्या वो पैसे मतलब उनके पास, क्या लास्ट में कंपनी के पास इतने पैसे बचेंगे? दैट इज़ द अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. क्या कंपनी के पास इतने सफिशिएंट फंड्स होंगे कि वो मतलब हमारे को बीइंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स पे कर सके? तो ये होता है क्या? फाइनेंशियल रिस्क. और व्हाट इज़ के ई? के ई इज़ कॉस्ट ऑफ इक्विटी. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ के ई. मीनिंग क्या होता है के ई का? इट इज़ द एक्सपेक्टेशन. इट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स, ठीक है ना, रादर इक्विटी शेयर होल्डर्स, कि वो कितनी रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं. एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिटर्न्स ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स इज़ व्हाट वी कॉल एज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. तो एम लिमिटेड इज़ अ लीवर्ड फर्म. उसके अंदर क्या है? इट हैज़ अ हायर फाइनेंशियल रिस्क एज़ कम्पेयर टू द एन लिमिटेड. फाइनेंशियल रिस्क के बेसिस पे कंपेयर करें तो एम लिमिटेड का फाइनेंशियल रिस्क इट इज़ हायर देन द दैट ऑफ एन लिमिटेड. इस कारण से क्या हुआ? इस कारण से हुआ क्या? उनका रिस्क बढ़ा तो उनकी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन बढ़ी. रिटर्न की एक्सपेक्टेशन बढ़ी किसकी? उनकी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन किसकी बढ़ी? ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द एम लिमिटेड. बिकॉज यू गाइज नो दैट हायर द रिस्क हायर द रिटर्न. तो फॉर दैट रीजन्स के ई ऑफ एम लिमिटेड इज़ हायर दैन के ई ऑफ एन लिमिटेड. ये बातें खुद सोचा करो, ठीक है ना. आप लोग फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, फ्यूचर ऑडिटर्स हो, ठीक है ना. तो यू शुड हैव अ स्केप्टिकल माइंड, है ना. बहुत बढ़िया यार, खुद से सवाल किया करो, क्वेश्चनिंग माइंड, है ना, बहुत ही बढ़िया. तो कुछ एक स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं आर्बिट्राज के क्वेश्चन में, उनको हम नोट डाउन करते रहेंगे यहाँ पे. ओके, तो लिख देते हैं स्टेप 1. इनको फॉलो करो, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सक्सीड. ओके, तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द टू फर्म्स इन क्वेश्चन में जो दो फर्म्स के बारे में बात की जा रही होगी, हमारे को उनकी वैल्यू निकालनी है. एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट वी हैव टू एंड टैग देम एज
अंडर और ओवर वैल्यूड। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो जल्दी से एक बार वैल्यूएशन ऑफ फर्म्स निकाल लेते हैं दोनों की। सो एक थी हमारे पास एम लिमिटेड और एक थी हमारे पास एन लिमिटेड, एम एंड एन। ओके, एम लिमिटेड बाय इट्स वेरी नेचर वाज लिवर्ड। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे इट इज़ अ लिवर्ड फर्म, एंड एन लिमिटेड इट्स बाय इट्स वेरी नेचर इज अनलिवर्ड, ताकि आप भी खुश, एग्जामिनर भी खुश, है ना। आपकी खुशी एग्जामिनर की खुशी पे डिपेंड करती है, समझ जाओ। बड़ा टॉक्सिक रिलेशनशिप है, कर कुछ सकते नहीं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास है EBIT। EBIT फॉर बोथ द फर्म्स इज़ ₹20,000 ईच। डाल दो फिगर्स। देन EBIT में से क्या माइनस होता है? ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से क्या माइनस होता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ एक लीवर्ड फर्म में ही होता है, अनलीवर्ड फर्म में कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं। आई होप सबको ये बात पता है। तो लीवर्ड फर्म का इंटरेस्ट कितना है? इट इज़ 1 लाख का 7% एंड इट अमाउंट्स टू हाउ मच? 7,000 रुपीज़। और इसको आप लोग प्रॉपरली यहाँ पे लिखेंगे ₹1 लाख इंटू 7%, है ना। और यहाँ पे आ गया 0, बिकॉज इट इज़ एन अनलीवर्ड फर्म, डेट का कंपोनेंट है नहीं है, इंटरेस्ट भी देना नहीं पड़ेगा। EBT कितना आ गया इस केस में? 20 माइनस 7,000 इज़ 13,000, एंड इधर कितना आ गया? 20,000। ठीक है, आई होप सबको ये बातें पता है। मैम हाइपोथेसिस की टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता, टैक्स इज 0। ठीक है ना। हाइपोथेसिस के अंदर क्या कहा गया? दैट टैक्स इज 0। प्रेफरेंस कैपिटल तो इंटायर कैपिटल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में एग्जिस्ट ही नहीं करती, सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स है। कौन से? वन इज़ डेट, द अदर वन इज़ इक्विटी। ठीक है ना। तो अब मेरे को बताओ, EBT में से टैक्स माइनस होगा, मतलब जो कि है ही नहीं है, तो क्या बचता है? EAT या फिर नेट प्रॉफिट। उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होता है, जो नहीं एग्जिस्ट करता, तो क्या बचता है? अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्या हम इसको सिंपली लिख सकते हैं दैट EBT या फिर अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इज़ ₹13,000 फॉर M लिमिटेड एंड फॉर N लिमिटेड इट इज़ 20,000। लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं और लिखेंगे भी। बहुत बढ़िया। कोई मुझे बता सकता है अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स का दूसरा नाम? बहुत ही बढ़िया, इट इज़ नेट इनकम। और किसके चीटर थे? वॉज द चीटर ऑफ द NI अप्रोच। बहुत ही बढ़िया। तो क्या अब हम इससे वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं और निकालेंगे भी। जल्दी से क्या ही बता देंगे दोनों फर्म्स की। फॉर M लिमिटेड इट वाज 11.50% कर दो, एंड फॉर N लिमिटेड इट वाज 10%। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब इधर लिख दो आप S इज़ इक्वल टू NI/K। जल्दी से कर दो। 13,000 को करो डिवाइड 11.5% से, आपके पास फिगर आ गई 1,13,043.47826। ठीक है ना। हम इसको लिख देंगे कहाँ तक? इधर तक की लिखो, क्या करना है ना, क्यों दिमाग ख़राब करना। देन यहाँ पे आ गया क्या? 2 लाख। बहुत ही बढ़िया। 20,000 डिवाइडेड बाई 10% इज़ 2 लाख। ठीक है, इसमें हम ऐड कर देंगे क्या? डेट की वैल्यू ऑफ डेट, एंड एज फार एज लिवर्ड फर्म इज़ कंसर्न वैल्यू ऑफ डेट इज़ ₹1 लाख। पुट कर दो। ये कॉमा गलत लग गया है ना, ये लो। और यहाँ पे कितना है? इट इज़ 0। तो वैल्यू ऑफ फर्म आ गई। वैल्यू ऑफ फर्म मतलब S+D, एंड इट इज़ 213,043, और ये कितना? 2 लाख। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो एक बार जल्दी से कर लो। पहला स्टेप पूरा हो गया? नहीं, अभी आधा हुआ है। अभी हमने टैग देना है क्या? एक फर्म को ओवर वैल्यूड, दूसरे फर्म को अंडर वैल्यूड। जल्दी से दे देंगे। सो अब आप लोग मेरे को देख के बताओ, कौन सी फर्म ओवर वैल्यूड है, कौन सी फर्म अंडर वैल्यूड है। ये फर्म इज़ ओवर वैल्यूड, दिस फर्म इज़ अंडर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड को ऐसे मार्क कर दो, अंडर वैल्यूड को ऐसे मार्क कर दो। तो बेसिकली लिख देंगे हम, इट इज़ ओवर वैल्यूड एंड दिस इज़ अंडर वैल्यूड। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। स्टेप 1 डन। अब आ जाती बात हमारी किसकी? स्टेप नंबर 2 की।
अब हम क्या करते हैं, आप खुद सोचो, एक ओवर वैल्यूड फर्म को क्या किया जाता है, उसके शेयर्स को किया जाता है सेल। लोग देखते हैं कि ये फर्म है ओवर वैल्यूड, लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके शेयर जो हैं वो क्या करेंगे, फॉल। जब लोगों की नज़र पड़ती है उसके शेयर के ऊपर, सप्लाई क्या करती है, इंक्रीज़ करती है, क्योंकि लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, सेल करना शुरू कर देते हैं। तो एस से S1 शिफ्ट हुआ सप्लाई कर्व, तो जो हमारा प्राइस था P0 के ऊपर वो अब आके गिर गया कितने के ऊपर, P1 के ऊपर, ठीक है ना। तो लोग क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, ओवर वैल्यूड फर्म को सेल। और ऑन द कॉन्ट्रेरी जो पैसा ओवर वैल्यूड फर्म से हमने कमाया उसको क्या कर देते हैं, हम अंडर वैल्यूड फर्म में लगा देते हैं, ठीक है ना। और वहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली बाई की ट्रांजैक्शन ले रहे होते हैं, ठीक है ना। सिंस वहाँ पर बाई की ट्रांजैक्शन ले रहे होते हैं, है ना, ली जाती है। तो जस्ट अ सेकंड यार, क्या हो रहा है, ये एक्स ये वाई, डिमांड सप्लाई कर्व, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ पर आके करिए इंटरसेक्ट, दिस इज पी। एंड क्योंकि डिमांड बढ़ी, D1 की तरफ कर्व हुआ शिफ्ट, इससे क्या हुआ, P1 आके एस्टेब्लिश हो गया यहाँ पे। तो इससे क्या हुआ, प्राइस राइज हुआ। एक का प्राइस करा फॉल, दूसरे का प्राइस करा राइज। ये फॉल और राइज कहाँ पर आके मैच कर जाएंगे, एक ऐसे पॉइंट के ऊपर जहाँ पर क्या एस्टेब्लिश हो जाएगा, जहाँ पर इन दोनों के प्राइसेस हो जाएंगे सेम, ठीक है ना। बेसिकली आर्बिट्राज में ये होता है। जस्ट अ सेकंड गाइस, सॉरी। सो अब हम चलते हैं आगे। हमने देख लिया क्या, हमने इधर सेल की ट्रांजैक्शन करी, उधर बाई की करी, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कुछ रूल ऑफ थम्स लिख दो, हेडिंग लिख दो, रूल्स ऑफ थम, है ना। ये मैंने पिछली वीडियो में भी लिखा है, इस वीडियो में मैं रिपीट कर देता हूँ। इन केस आपको थोड़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप पिछली वीडियो रेफर कर सकते हो, नहीं तो ये भी सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास क्या, सबसे पहले रूल ऑफ थम स्टेट करते हैं कि इफ़ नथिंग स्पेसिफाइड regarding the percentage holding, we always assume it to be 10%। इसका चाहे वर्किंग नोट दो ना दो, कोई भी चक्कर नहीं है, कोई भी चक्कर नहीं, मैं बता रहा हूँ। बट जनरली सजेस्टेड होता है कि हम इसका एजम्पशन लिख के आ जाएं। वर्किंग नोट मैंने कह दिया, एजम्पशन लिख के आ जाएं, ठीक है। देन सेकंड इंपॉर्टेंट हमारा रूल ऑफ थंब क्या है कि वी ऑलवेज होल्ड इन द ओवर वैल्यूड फर्म, ठीक है। हम हर बार ही क्या कर रहे हैं, हम ओवर वैल्यूड फर्म में होल्ड कर रहे हैं। बेसिकली हम हर बार पहले सेल करेंगे, देन वी विल बाय, हर बार, ठीक है। देन आ जाती है हमारी थर्ड बात, वी इन्वेस्ट इन द फर्म एंड नॉट सोलली इन इट्स इक्विटी। क्या मतलब निकला, हम कंपनी के एंटायर कैपिटल स्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसके अंदर डेट भी है, तो मतलब क्या है इसका, हम डेट में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस चीज़ का रखना है बहुत ज़्यादा भारी भरकम वाला ध्यान, ठीक है। वी आर इन्वेस्टिंग इन द एंटायर कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म एंड नॉट सॉलली जस्ट वन कंपोनेंट ऑफ द सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही बढ़िया। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, ओके। ये देख लो, जिसने देखना है लिख लो सारे प्लीज़, ताकि बेसिक आइडिया रहे। देन सेकंड स्टेप क्या हो जाता है, सेलिंग एंड बाइंग की ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करेंगे। सेलिंग एंड बाइंग, सिंपली सेड सेलिंग एंड बाइंग, है ना, बहुत ही बढ़िया। आओ सेलिंग एंड बाइंग करके देखते हैं। हम किसको सेल करेंगे, हम अपनी 10% होल्डिंग इन द ओवर वैल्यूड फर्म, दैट इज़ द M लिमिटेड, ठीक है। इसके अंदर हम सेल करेंगे। तो बेसिकली M लिमिटेड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम नॉट जस्ट इक्विटी होल्ड कर रहे हैं। एक मेरे को बात बताओ, ये वाला पॉइंट जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, तो मुझे ये बताओ, ये जो डेट है 1 लाख रुपीज़ का, ये किसने लिया हुआ, ये लिया हुआ है M लिमिटेड ने, द लीवर्ड फर्म ने। M लिमिटेड को ओन कौन करता है, M लिमिटेड इज़ ओन्ड बाय हुम, M लिमिटेड इज़ ओन्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स।
तो मतलब क्या हम कह सकते हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये जो 10 लाख रुपीज़ का लोन है ये किसने लिया हुआ है? इक्विटी शेयर होल्डर्स ने लिया। यस, हम कह सकते हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप प्रीवियस वीडियो को रेफ़र करो, वहाँ पर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आएगी। यहाँ पर छोटा सा आइडिया दिया मैंने। ओके, तो सबसे पहले सेल की ट्रांजैक्शन को हम करते हैं एग्जीक्यूट। तो जब हमने सेल की ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट किया तो हमने 10% अपने इक्विटी स्टॉक को डाइल्यूट किया। 11304.3 का 10% इज़ 11304.30, राइट। यह आया किससे? इक्विटी से। अब आ जाएगा हमारा किससे? डेट से। वहाँ पर कंपनी ने हमारे बिहाफ पे लोन लिया हुआ था, कितने का? 1 लाख का। नहीं, हमने कितनी परसेंटेज होल्डिंग थी? हमारी थी 10,000 के 10% की होल्डिंग थी, तो 10,000 का लोन कंपनी ने हमारे बिहाफ पे लिया हुआ था। सिंस अब हम क्या कर रहे हैं, हम शिफ्ट कर रहे हैं इस कंपनी से, हम टाटा बाय बाय कर रहे हैं। तो इन सच अ केस अब ये क्या होगा, ये जो लोन कंपनी ने लिया हुआ था अब हम लेंगे। कंपनी लेती है कॉर्पोरेट लोन, हम लेते हैं पर्सनल लोन, ठीक है ना। एंड एज पर एम हाइपोथेसिस कॉर्पोरेट लोन एंड पर्सनल लोन दे आर एट पार, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने क्या लिया? 10,000 का लोन लिया, ठीक है। हमने 1 लाख के इक्विटी को सेल करके 11304.30 निकाला, अपने हाथ में लिया, ठीक है ना। और 10,000 हमने पर्सनल लोन लेके अपने हाथ में पैसा आया। ये है हमारा क्या? पर्सनल लोन। ध्यान रखेंगे, पर्सनल लोन। और ये क्या है? इक्विटी स्टॉक्स डाइल्यूटेड, ठीक है। होगी अंडरस्टैंडिंग? बहुत बढ़िया। तो बेसिकली आप मुझे बता सकते हो कि हमारे हाथ में अब कितने पैसे हैं? इन आर पॉकेट्स देयर आर 21,304.30 रुपीज़, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। अब आएगी बाई की ट्रांजैक्शन, बट बाइंग से पहले हमारे को समझनी पड़ेंगी 2 सिचुएशंस। तो बाइंग से समझनी पड़ेंगी हमारे को 2 ट्रांजैक्शन। एक तो ये होती है कि या तो हम क्या करें, अपनी परसेंटेज होल्डिंग को क्या करें? मेंटेन करें। परसेंटेज होल्डिंग को मेंटेन करना मतलब परसेंटेज होल्डिंग को, जैसे हमारी पिछले केस के अंदर जब हम ओवर वैल्यूड फर्म का पार्ट थे, जब हम ओवर वैल्यूड फर्म का हिस्सा थे, हमारी होल्डिंग थी 10%। अब हम अंडर वैल्यूड फर्म का हिस्सा बन रहे हैं, तब भी हमारी होल्डिंग कितनी है? 10% ही रहेगी। तो इन सच्चा केस 2 सिचुएशंस होती हैं। सिचुएशंस भी नहीं कहूँगा, इसके 2 रिजल्ट्स होते हैं। एक बार उसके ऊपर भी गौर फरमाएंगे सारे प्लीज़। तो एक चीज़ होती है हमारी क्या, एक तो होता है हमारे पास कुछ बच जाता है सरप्लस बचता है, और हमारी जो अर्निंग्स होती हैं देन एंड नाउ वाली क्या होती हैं? दे आर सेम, ठीक है। बहुत बढ़िया। बट इन केस हम ऐसा नहीं करते, हम क्या करते हैं? हम एंटायर कैश इनफ्लो को क्या कर देते हैं? इन्वेस्ट कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं? हम एंटायर कैश इनफ्लो को इन्वेस्ट कर देते हैं। देन इन सच अ केस क्या होता है? अब सरप्लस नहीं रहेगा, अर्निंग्स जो होंगी वो क्या होंगी? देन वाली कम होंगी, नाउ वाली ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग है जो आप लोगों को लेनी पड़ेंगी। हम दोनों सिचुएशंस को करके देखेंगे, हम दोनों केसेस को अभी यहाँ पर आपके साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्लीज़ पार्टिसिपेशन रखना आप सारे, बहुत बढ़िया है। तो टोटल कैश इनफ्लो कितना आया? टोटल कैश इनफ्लो अमाउंट्स टू ₹21,304.30, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, आइए एक बार देखते हैं बड़े ध्यान से। तो अगर हम करते हैं पहली सिचुएशन प्रैक्टिस, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? अपनी परसेंटेज होल्डिंग को मेंटेन कर रहे हैं। परसेंटेज होल्डिंग्स मेंटेन्ड। जिसने रट्टा मारना है वो सिंपली इन सारे स्टेप्स को देख ले, ठीक है ना, उसका रट्टा बच जाएगा। जिसने समझना है वो पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है।
मैं एक लास्ट में टाइम स्टैम्प डाल दूँगा कमेंट में, जिसने रट्टा मारना है वहाँ पर मैं समरी के अंदर उसको सारा समझ आ जाएगा, ठीक है ना। कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा अपना, बहुत बढ़िया यार। सो अगर हम परसेंटेज होल्डिंग्स को मेंटेन कर रहे हैं तो इन सच अ केस क्या कर रहे हैं हम पहले कहाँ पे थे, हम पहले थे लीवर्ड फर्म में, हमारी होल्डिंग थी 10%। हमारे पास कितना पैसा लगा हुआ था, 21,304 रुपीज़ एंड 30 पैसे, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, अब हम दोबारा परसेंटेज होल्डिंग मेंटेन कर रहे हैं इन द फर्म जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू इज़ 20,000 रुपीज़। एक फर्म जिसकी वैल्यू इज़ 2 लाख रुपीज़ सॉरी, उसके अंदर हम कितनी परसेंटेज होल्डिंग मेंटेन करेंगे, 10%, क्योंकि हमने उसको क्या किया, परसेंटेज होल्डिंग को मेंटेन किए। तो कितना हो गया, इट इज़ 20,000 रुपीज़, ठीक है। हमने क्या कहा था एज़ पर द रूल ऑफ थंब कि जो हम करते हैं इन्वेस्ट, वी इन्वेस्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। आओ एक बार इस फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो अनलिमिटेड के कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ क्या है, इक्विटी, डेट है ही नहीं, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया। सो हम क्या कर रहे हैं, सारा 20,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं किसके अंदर, 2 लाख की इक्विटी के अंदर। सो 20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इस 10%, है ना, मतलब हमारी परसेंटेज होल्डिंग मेंटेन हो, ठीक है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, अर्निंग्स को एनालाइज करेंगे अर्लियर एंड नाउ के बेसिस पे, ठीक है। अर्लियर मतलब जब हम किस में थे, जब हम ओवर वैल्यूड फर्म में थे। तो आज एक बार अर्निंग्स को एनालाइज कर लेते हैं। अर्निंग्स व्हेन वी वर पार्ट ऑफ द ओवर वैल्यूड फर्म, तो हम कितना अर्न कर रहे थे, हमने लगाया हुआ था कितना, हमने लगाया हुआ था 21,304, है ना। उसके ऊपर हम अर्न कर रहे थे कितना, 11.5%। वी वर अर्निंग फ्रॉम द इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो 113043 हमने लगाया हुआ था इक्विटी के ऊपर, और उसके ऊपर हम अर्न कर रहे थे कितना, 11.5%। दैट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स, ठीक है ना। तो आपकी अर्निंग्स कितनी आ रही थी, आपकी अर्निंग्स आ रही थी 113043 इंटू 10% इंटू 11.5%। 10% वर योर होल्डिंग, उसके ऊपर आप अर्न कर रहे थे कितना, 11.5%, और आपकी अर्निंग्स इन एब्सोल्यूट टर्म्स कितनी आ रही थी, 1,300 रुपीज़, ठीक है। बट जब आपने क्या किया, ये आ गई अर्निंग्स देन, जब आप ओवर वैल्यूड फर्म का पार्ट थे। अब क्या हो, अंडर वैल्यूड फर्म का पार्ट। तो अर्निंग्स नाउ कितनी है, नाउ योर अर्निंग्स आर रुपीज़, कहाँ से, आपने क्या किया, 20,000 की इक्विटी को बाय किया, है ना। उसके ऊपर आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न 20,000 के ऊपर 10% की, इस 20,000 के ऊपर ये 10%, 20,000 के ऊपर आप 10% एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो अब कितना अर्न कर रहे हो, 2,000। बट एट व्हाट कॉस्ट, एट द कॉस्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन डेट। इंटरेस्ट ऑन डेट कितना, 10,000 का कितने प्रतिशत, 10,000 का 7%, ठीक है ना। क्योंकि एज पर द MM हाइपोथेसिस पर्सनल लेवरेज एंड कॉर्पोरेट लेवरेज दे आर एट पार, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हो, आप 10,000 के इंटरेस्ट के ऊपर 7% की पेमेंट के हिसाब से 700 रुपये पे कर रहे हो। तो अल्टीमेटली आपकी जेब में कितना गिर रहा है, 1,300। पहले कितना गिर रहा था, 1,300, ठीक है ना। अब कितना गिर रहा, 1,300। एक सेकेंड, पहले कितना गिर रहा था, 1,300, अब कितना गिर रहा है, 1,300 अगेन। तो क्या ही फ़ायदा हुआ आर्बिट्राज करके, फ़ायदा हुआ ये कि पहले आप 21,304.30 लगा के 1,300 अर्न कर रहे थे, अब आप 20,000 पे लगा के 1,300 अर्न कर रहे हो। पहले सिर्फ आपके पास 1,300 था और जेब में कुछ भी सरप्लस नहीं था, बट अब 1,300 के साथ साथ आपकी जेब के अंदर 1,304.30 का भी सरप्लस है। कैसे, 21,304.30 माइनस 20,000, तो यू आर नॉट जस्ट अर्निंग 1,300 बट ऑल्सो यू आर हैविंग अ सरप्लस, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, आर्बिट्राज करने से आप किस में हो गए, यू आर बेटर ऑफ, ठीक है ना, आप मज़े में हो, क्या बात है, ठीक है।
तो यही बातें हमने कही थी, अगर हम होल्डिंग्स मेंटेन करें तो इन सच केस क्या होता है, पहले तो हमारे पास सरप्लस बच जाता है और हमारी अर्निंग्स होती हैं वो क्या रहती हैं, दे रिमेन द सेम, दे रिमेन कांस्टेंट। बहुत ही बढ़िया। अब हम सेकंड सिचुएशन भी देख लेते हैं, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपने एंटायर कैश इनफ्लोज को इन्वेस्ट कर रहे हैं। हेडिंग डाल देते हैं, पेपर में ऐसे नहीं लिखना, ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। इफ़ वी इन्वेस्ट एंटायर कैश इनफ्लोज ऑफ रुपीज़ 21304.30, 21304.30, बहुत ही बढ़िया। आओ इसके ऊपर देते हैं ध्यान, ठीक है। तो अगर हम देखें, अगर हम पूरा का पूरा 21304.30 लगा रहे हैं किसके ऊपर, 20,000 रुपये के ऊपर, और सॉरी 2 लाख रुपये की इक्विटी के ऊपर, तो हम कितने परसेंट होल्डिंग निकाल रहे हैं। अगर आप देखो हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, 21304.30 किसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस इंटायर इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑफ रुपीज़ 2 लाख। तो हम कितना होल्ड कर रहे हैं, नाउ वी आर होल्डिंग कितना, 10.65215%, है ना, इतने प्रतिशत होल्ड कर रहे हैं। तो बेसिकली ये आपने पेपर में नहीं करके दिखाना, ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हाँ जब हम पूरा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारी जो होल्डिंग परसेंटेज है दैट इज़ चेंजिंग, ठीक है ना। उस केस में कितनी थी होल्डिंग परसेंटेज, उस केस में थी 10%, बट नाउ योर होल्डिंग परसेंटेज हैज़ इंक्रीज्ड, ठीक है। इससे क्या फ़र्क पड़ा, आओ देखते हैं। अब आपकी अर्निंग्स के ऊपर ध्यान देते हैं। अर्लियर वाली अर्निंग्स तो रहेंगी सेम, ठीक है ना, ऐसे कर लेते हैं। देन वाली अर्निंग्स कितनी, 1300। नाउ वाली अर्निंग्स के ऊपर आओ जो देखते हैं, गौर फरमाएं सारे। तो अब आप कितना पैसा लगा रहे हो, अब आप लगा रहे हो 21304.30, उसके ऊपर आप कितना अर्न करोगे, उसके ऊपर आप अर्न करोगे 10%। तो बेसिकली आप कितना टोटल अर्न कर रहे हो, यू आर अर्निंग अ टोटल ऑफ 2130.43, ठीक है ना। तो आपकी अर्निंग्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, आपकी अर्निंग्स पे इम्पैक्ट आया ये कि अब आप अर्न कर रहे हो कितना, 2130.43, ठीक है। एट व्हाट कॉस्ट, इसको आप अर्न कर रहे हो एट व्हाट कॉस्ट, यू आर अर्निंग इट एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 700। जो आपने डेट लिया था, जो आपने डेट लिया था उसके ऊपर आपने करी पेमेंट ऑफ 700। आपके पास कितना एक्स्ट्रा है, आपके पास टोटल अर्निंग कितनी आई, आपके पास टोटल अर्निंग आई ऑफ रुपीज़ 1430.43, 1430.43 की टोटल अर्निंग अब आपकी बन गई इन हैंड, ठीक है। अर्लियर यू वर अर्निंग हाउ मच, अर्लियर यू वर अर्निंग रुपीज़ 1300, now you are earning how much, now you are earning an increased amount of how much, of 1430.43 रुपीज़, ठीक है। तो सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग क्या आई, जब हम क्या करते हैं, जब हम इंटायर अर्निंग्स को करते हैं इन्वेस्ट, तो उस केस में अर्निंग सेम नहीं होती और सरप्लस भी नहीं बचता। अर्निंग्स रादर क्या करती हैं, अर्निंग्स रादर इंक्रीज़, ठीक है ना। और अब किसी के मन में डाउट आ सकता है कि क्या ये दोनों आर्बिट्राज जो हैं दे आर एट पार, यस दे आर एट पार, दोनों आर्बिट्राज एक ही हैं। कैसे, आइए देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये 1304.30 को एज सरप्लस अपनी जेब में न रखते, उसको हम कर देते इन्वेस्ट, ठीक है। कहाँ पर करते, हमारे पास एक ही ऑप्शन थी बाय करने की, यहाँ पे पैसा लगाते और इसके ऊपर हम क्या अर्न करते, अर्न करते हम 10%, ठीक है ना, 10%। तो हमारी जेब में कितना गिरता, 130.43। इससे आपकी टोटल अर्निंग्स क्या हो जाती, 130.43 प्लस 1300, करो जल्दी, क्या आ गया, इट टोटल्स टू हाउ मच, 1430.43। तो यही तो चीज़ वहाँ पर हुई ना, जब हमने सारा पैसा लगा दिया, कितना अर्न करा हमने, 1430.43, ठीक है ना। मैं इसको कॉपी पेस्ट भी कर देता हूँ अभी। तो क्या हुआ, आपका दोनों आर्बिट्राज जो हैं दे आर एट पार, ठीक है ना, आप सेम ही अर्न कर रहे हो, अल्टीमेटली कोई इम्पेक्ट नहीं आ रहा, दोनों सिचुएशंस क्या हैं, दे आर सेम, ठीक है ना। तो ये जस्ट एक अपने आप को वेरीफाई करने का तरीका है। इन द पेपर आप कौन सा मेथड फॉलो करोगे, जो मर्जी करो,
आपकी मर्जी, ठीक है ना। आप लोगों ने बस एक मेथड के अंदर अपनी एक्सपर्टीज बना लो, ठीक है ना, और अल्टीमेटली सक्सेस आपके हाथों में है ना। बहुत ही बढ़िया। तो किसी को अगर कोई डाउट है इन सच ए केस, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, ठीक है ना। एंड इन्जॉय करो यार, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान भी रखो, ठीक है। और टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी अर्निंग। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून। एंड यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर इस वीडियो का एंड नहीं हुआ। इन फ्यूचर हमारे को 4 और क्वेश्चंस हैं ICAI के मॉड्यूल में, तो उन रादर 3 मोर क्वेश्चंस हैं, 3 मोर इलस्ट्रेशंस हैं, उनके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। अपने दम पे आप प्रैक्टिस करो। इन केस ऑफ एनी डाउट कमेंट सेक्शन ओपन है, जो भी लिखना लिख दो, अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दो, ठीक है ना। सी यू गाइस।